नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 22वां दिन है, 22nd डे है और पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स उसका 6th डे है। और आज जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन, इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, यानी कि ये शुरुआत में संविधान में आपके नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको जब ऐड किया गया था आर्टिकल 21A में, उन्होंने इसको डॉन ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन कहा था इन चैप्टर ऑफ राइट्स। आर्टिकल 21A ये कहता है द स्टेट शैल, स्टेट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, फ्री एज वेल एज कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन मतलब कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 8 साल तक, 8 ईयर्स तक जो है यहाँ पे प्रोविजन है कंटिन्यूअस स्कूलिंग का, एंड दैट शैल बी फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। अब स्टेट जैसे भी उसको कराना चाहे, कंपल्सरी का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो स्टेट है वो बाध्य है, इससे क्या ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, आप जो है बच्चों को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करवाओगे बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो आपके पास ऑब्लिगेशन है, आप इसको मना नहीं कर सकते हो। एंड द वर्ड फ्री इंडिकेट्स व्हाट, कि नो चार्ज शुड बी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या फिर उसका खाना वगैरह जो मिड डे मील हम देखते हैं, खाना वगैरह हो गया, या फिर उसका जो कपड़ा है, ये सारी चीजें सब कुछ जो है किसको देखना पड़ेगा? गवर्नमेंट। एजुकेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था जब आपको सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में बताया जा रहा था, 7th शेड्यूल में मेंशन है हमारा सब्जेक्ट लिस्ट। एजुकेशन जो है पहले स्टेट लिस्ट में था, पहले ध्यान रखिएगा, पहले स्टेट लिस्ट में था, फिर बाद में इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये प्रोविजन जो है एजुकेशन का, उसको स्टेट लिस्ट से उठा के कहाँ डाल दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट का मतलब हो गया कि अब इस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दोनों के दोनों सरकार जो है कानून बना सकती है। ये जो ट्रांसफर हुआ था इसका स्टेट से कंकरेंट में, ये ट्रांसफर हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और ये वही सरदार स्वरण सिंह कमेटी है जिनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन जो है आगे चल के हम देखेंगे, उसको संविधान में डाला गया था इन द ईयर 1976। तो ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था ओरिजिनली, उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया 1976 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। तो आर्टिकल 21 का जो प्रोविजन है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर 2002 में। क्या इससे पहले इसके बारे में प्रोविजन नहीं था? था। इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45। लेकिन मैंने बताया था डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये कौन सा पार्ट है? नॉन जस्टिसेबल है। मतलब अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है तो सरकार चाहे ना चाहे आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी कि आर्टिकल 21A के अंदर डाला, नाउ इट इज व्हाट, इट इज अंडर जुडिशियल रिव्यू और इट इज नाउ जस्टिसेबल। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके आर्टिकल 21A यानी कि आपने एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, अगर आप किसी को मना कर रहे हो तो फिर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है वो एक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें कुछ प्रोविजन जो है इन्होंने डीपीएसपी में बदला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एफडीज, उसमें भी एजुकेशन का एक प्रोविजन लाया गया। और डीपीएसपी में प्रोविजन क्या चेंज किया गया? पहले था 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए, अब यहाँ पे लिखा जाता है क्लियरली द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete what, एज 6। यानी कि अब 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवाना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये रखा गया है डीपीएसपी में। और 6 से 14 के बीच में किस में डाल दिया गया है? ये डाल दिया गया आर्टिकल 21A में। तो ये हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के तहत। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें एक नया ड्यूटी ऐड किया गया अंडर द आर्टिकल 51A सब क्लॉज K में। इसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड व्हाट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड। मतलब पेरेंट्स को बोला जा रहा है ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को जो है
फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज 6 to 14। तो सवाल आपसे यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन का प्रोविजन जो है वो किस में है। तो आपका डीपीएसपी में देखा हमने, उसमें है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपका देखा फंडामेंटल राइट्स में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में एजुकेशन से रिलेटेड जो है कोई ना कोई प्रोविजन जो है यहाँ पे डाला हुआ है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये तो आया आपको 2002 में। तो इससे पहले कुछ नहीं था, इससे पहले भी था। यानी कि जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये हमने देखा था कल भी कि राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21 में डाल दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उसमें भी सेम चीज बोला गया है, एवरी चाइल्ड और सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल द एज कंप्लीट्स व्हाट, अंटिल द एज, यहाँ पे 6 to 14 नहीं बोला गया, बट अंटिल 14 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया। अब ये क्या है, ये जजमेंट कौन सा है आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एपी इन द ईयर 1993। यह इस जजमेंट में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21 1993 में। और फिर 2002 में हमने देखा इसको संविधान में संशोधन करके 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में इसको जो है आर्टिकल 21A में एक सेपरेट प्रोविजन बनाकर डाल दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपने तो संविधान में संशोधन करके डाल दिया, अब इसको इंप्लीमेंट भी तो करना था। तो एक एक्ट आता है, द पार्लियामेंट टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A को इंप्लीमेंट करने के लिए द पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, और उस एक्ट का नाम था RTE एक्ट। और ये कब आया, 2009 में। प्रिसाइजली मैं बात करूं तो ये पास हुआ था 4 अगस्त को 2009 में, और ये लागू हुआ यानी अमल कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में। ये ध्यान रखिए, दोनों डेट याद रखिएगा। 4 अगस्त 2009 में पास होता है, 1 अप्रैल 2010 में जो है ये अमल में आता है, यानी इंप्लीमेंट केम इनटू फोर्स। अब ये जो RTE एक्ट ऑफ 2009 है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है। तो इसमें सेक्शन 8 and 9 जो RTE एक्ट का है, ये कहता है कि ये ड्यूटी है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों को जो है जो लर्निंग मटेरियल है यानी बुक्स वगैरह टू द चिल्ड्रन वो प्रोवाइड करवाएं, और उनसे रिलेटेड जो ड्रेस वगैरह है ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो जो भी लर्निंग मटेरियल बुक्स वगैरह और आपके ड्रेसेस बैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोवाइड कराया जाए। इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि जो टीचर है जो पढ़ा रहा है इन प्राइमरी स्कूल्स में, उसकी मिनिमम वर्किंग आवर्स जो होनी चाहिए 45 आवर्स की होनी चाहिए। मिनिमम वर्किंग आवर 45 आवर्स पर वीक। एक वीक में कम से कम 45 घंटे जो है टीचर काम करे। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डे होना चाहिए। क्लास 1 से 5 जो है, क्लास 1 to 5 एसी में डाला गया, 6 से 14 के लिए प्रोविजन है। लेकिन जो क्लास 1 to 5 है उसके लिए बच्चों का कितना वर्किंग डेज होना चाहिए, तो 200 दिन का वर्किंग डे होना चाहिए, 200 डेज। और जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो हो प्राइमरी स्कूल्स में, दैट इज इन क्लास 1 to 5, वो कितना होना चाहिए, 30:1। ये RTE एक्ट में डाला गया प्रोविजन, 30:1। ये रेशियो वगैरह याद रखिए, कब स्टेटमेंट में आपको दे दे 45 आवर्स पर वीक, 200 दिन जो है बच्चों की क्लास लगनी चाहिए, और टीचर स्टूडेंट का रेशियो जो होना चाहिए 30 बच्चे पे एक टीचर जो है होना चाहिए। और क्या इसके फीचर्स हैं, इसमें ये भी कहा जाता है कि एक सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल, सेपरेट टॉयलेट, एडुकेट क्लासरूम होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये तो हो गया आपको स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और टीचर का हमने देखा 45 आवर्स पर वीक, बच्चों का देखा 200 डेज जो है पर ईयर, और स्टूडेंट टीचर रेशियो 30:1। और ये किसके लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, यानी क्लास 1 to 5 के लिए। इसमें यह भी कहा जाता है कि जो टीचर्स हैं हमारे, उनको सपोज ये टीचर हैं, अब उनको जो है क्या करते हैं, हेडमास्टर या फिर वहाँ के नेता वगैरह जो है अपने काम में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। टीचर जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है इन एनी अदर जॉब्स, जैसे नॉन एजुकेशनल वर्क जो है उनसे आप नहीं कराओगे। टीचर से कोई नॉन एजुकेशनल वर्क जो है वो नहीं करा सकता, अदर देन जैसे कभी सेंसस होता है तो उसमें सरकार ही इनको नियुक्त करती है कि आप जाइए घर घर जाके डेटा लीजिए, सेंसस में जा सकते हैं। जैसे इलेक्शंस वगैरह होता है तो इलेक्शन में भी आप देखते हो टीचर्स की बहाली होती है, वो लोग जाते हैं जगह जगह पे वोटिंग करवाने। कोई डिजास्टर रिलीफ वर्क हो,
तो सरकार अगर कुछ बोल रही है कि इस पे काम करना है, ये लोग जाएंगे तो वो जा सकते हैं, बाकी अन्य काम में नहीं। जैसे घर में किसी की शादी हो और जो टीचर है उसको बैठा दिया हो नेताजी ने कि जो भी सगुन का पैसे दे रहे हैं वो आप इकट्ठा कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये भी कहती है कि टीचर, जिस भी टीचर की आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, ही शुड बी अप्रोप्रिएटली ट्रेंड, क्वालिफाइड, एज वेल एज उसके पास वो डिग्री होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। फर्दर, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ये प्रोहिबिट करता है, द एक्ट प्रोहिबिट्स मेंटल हरासमेंट एंड फिजिकल पनिशमेंट टू होम स्टूडेंट्स। बच्चों को आप मेंटली हरास नहीं कर सकते, उनको फिजिकली पनिश नहीं करोगे। स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन, जैसे एडमिशन से पहले आप प्राइवेट स्कूल्स में या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे होते हैं, या फिर कहीं भी एक होता है कि आप पूछोगे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं करना है भाई। 6 से 14 साल का बच्चा है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, किस रेस का है, डजंट मैटर, उठाओ आप उसको स्कूल में डालो और पढ़ने दो। कैपिटेशन फीस मतलब कि एडमिशन के टाइम पे या फिर कोई भी काम के लिए जो है आप उससे कोई भी फीस नहीं लोगे। जो टीचर्स वहां पे जो पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल्स में या फिर जो भी स्कूल्स में वो पढ़ा रहे हैं, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया, वहां पे प्राइवेट ट्यूशन बाद में ये टीचर्स ना कराएं कि वहां पे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, सपोज दैट क्लास 8 के बच्चे हैं, 8 के, उनको जो है टीचर स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, बट उन्हीं बच्चों को प्राइवेटली जो है टीचर जो है अच्छे से अपने घर पे जो है वो पढ़ा रहा है। तो ये अलाउड नहीं है, बट करते हैं लोग। रनिंग स्कूल्स विथ नो रिकॉग्निशन, बिना मान्यता कि आप स्कूल चला रहे हो, तो ये भी क्या है, गलत है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, ये भी कहता है कि नो किड इज डिटेन्ड अंटिल क्लास 8। तो क्लास 8 तक जो है किसी बच्चे को आप डिटेन नहीं करोगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2009 का, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ये कहा गया है, ऑल स्कूल्स, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑल स्कूल्स। मैंने बोला था एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होता है ज्यादातर गलत होते हैं, बट यहाँ पे ऑल स्कूल से, प्राइवेट हो, अनएडेड हो, मतलब सरकार उसको जो है कुछ एड प्रोवाइड करती है नहीं करती है, डजंट मैटर, एडेड हो यानी कि सरकार उसमें प्रोवाइड कर रही है। और स्पेशल कैटेगरी जैसे हम देखते हैं माइनॉरिटीज के लिए अलग इंस्टीट्यूशन जो है बनाया गया है, मस्ट रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स एट द एंट्री लेवल फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ईडब्ल्यूएस एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। यानी कि कोई भी स्कूल हो जो एंट्री लेवल है, स्टूडेंट की जो इनिशियल स्टेटमेंट एडमिशन होते हैं स्कूल्स में, वहां पे 25% सीट्स जो है वो डिसएडवांटेज और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है रिजर्व रहेगा। और जो भी लॉस होगा स्कूल का इन सब के कारण, उसको रियम्बर्स कौन करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करेगी। और एजुकेशन हमने देखा कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों कानून बना सकते हैं। अब इन सब पे आधारित जो है क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर इंसर्टेड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 2002 में। और ये बदलाव जो है 86 जो है फंडामेंटल राइट्स में भी करता है, आर्टिकल 21A ला के डीपीएसपी में भी करता है। डीपीएसपी में बोलता है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आर्टिकल 51A सब क्लॉज के में ये कहता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं चिल्ड्रन को 6 से 14 ईयर्स के एजुकेशन के लिए। तो तीनों में ये प्रोविजन चेंज किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। 73rd में आपका पंचायती राज है, 52nd में एंटी डिफेक्शन लॉ है, और 71st में हमने देखा था KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली जो है ये 3 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में ऐड हुए थे। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज इनैक्टेड टू ऑपरेशनलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 21A के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आया था RTE एक्ट 2009, प्रिसाइजली 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2009, दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 में। The RTE Act includes a provision for the reservation of seats in private unaided school for children from certain groups. What is the minimums? Certain groups कौन कौन से हैं? EWS, economically weaker section, and disadvantaged group. ये दोनों वर्ड जो है याद रखिए, डिसएडवांटेज ग्रुप, कहीं आपको दे दे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नहीं, यहाँ पे कुछ और है। जितने भी स्कूल्स हैं, ऑल स्कूल्स, यहाँ पे कितना रिजर्व करना है, 25% सीट जो है रिजर्व करना है। और इनको जो भी लॉस होंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको रियम्बर्स करके इनका खर्चा जो है वो मेंटेन करके रखेगी। और ये मेंशन किस में है, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऑफ RTE एक्ट 2009। यहाँ पे ये पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पीपल टीचर रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, क्लास 1 से 5 के बीच में। तो हमने देखा था अभी 30:1 का रेशियो होना चाहिए, 30:1। द RTE एक्ट वॉज इनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन, कब इनेक्ट हुआ था, अगस्त 4 2009, और अप्रैल 1 2010 इट केम इनटू फोर्स। In the academic year, what is the minimum number of working days for class 1 to 5 according to RTE Act? तो ये कितना था, 200 दिन। A teacher must have minimum of how many working hours per week? तो ये 45 hours।
और आप टीचर्स को जो है नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए नहीं लेकर जा सकते। नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए आप उनको नहीं लेके जाओगे, और टीचर जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए और डिग्री होल्डर होने चाहिए। ये सवाल जो है आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 एंड 9 ऑफ आरटीई एक्ट, ये मैंने पढ़ाया है इसलिए आपके लिए है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डैश टू प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल टू द चिल्ड्रन। इसका जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और एक और सवाल जो है आपके लिए है, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इन डैश in any government school, in private schools, in unaided minority schools, in all schools। तो इसका भी आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप सही हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सही हैं तो मैं इसका रिप्लाई जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और ये हमारा थीम है अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।